हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम, ठीक है, रेक्टिफिकेशन। उससे पहले जो हम क्वाड्रेचर पढ़ के गए हैं उसके अंदर सिर्फ एरिया आपको फाइंड करना मैंने सिखा चुकी हूँ। कार्टेशियन फॉर्म में भी और पोलर फॉर्म में भी किस तरीके से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं, किस तरीके से आपको उसका एरिया फाइंड करना होता है, किस तरीके से उनका जो अपने को कोई भी कर्व दे रखा है उसको ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको फाइंड करने का मतलब जब तक आपको इसकी शेप नहीं पता होगी तब तक आप उसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए आपको लिमिट्स भी तो चाहिए होती है, तो आपको शेप जरूरी है। आपको शेप गिवन होगी तो आप वहां से लिमिट्स फाइंड करके डायरेक्ट आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हो। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा रेक्टिफिकेशन। ठीक है, रेक्टिफिकेशन इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर चाप कलन। ठीक है, नाम से स्पष्ट है कि ये जैसे मेरे पास कोई किसी प्लेन के अंदर ये कोई आर्क दे रखा है। ठीक है, कोई भी कर्व है, मतलब आर्क नहीं कर्व है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि इस कर्व के किसी दो बिंदुओं, कोई दो पॉइंट्स ले लो। इस पे एक मैंने ले लिया पी पॉइंट और ये ले लिया मैंने कोई क्यू पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इस पी और क्यू के बीच की अगर लेंथ फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, ये छोटा सा एक आर्क ही तो है इस कर्व का पी क्यू। तो पी क्यू क्या है? एक आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू, ठीक है, इसको अपने क्या बोल देते हैं? रेक्टिफिकेशन बोल देते हैं। क्लियर? इसको क्या बोल देते हैं? रेक्टिफिकेशन, चाप कलन बोल सकते हैं। अगर अपने को क्या करना हो, क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चन में यही बोला जाएगा कि ये कर्व दे रखा है, इसके अंदर चाप की लंबाई याद करो। तो आपको क्या करना है? उसका रेक्टिफिकेशन फाइंड करना है। रेक्टिफिकेशन मतलब उसके चाप की लंबाई फाइंड करनी है। ठीक है, और इसके अलग अलग फॉर्म्स के अंदर अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे आपकी कार्टेशियन फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, उसके बाद पैडल फॉर्म होती है। तो इन चारों फॉर्म्स के अंदर अलग अलग फॉर्मूलाज हैं इनको फाइंड करने के। तो आपको डायरेक्ट लेंथ फाइंड करने के फॉर्मूला ध्यान होने चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म में लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, पोलर फॉर्म में लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, और पैरामेट्रिक एंड पैडल फॉर्म में इसका लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। तो आपको सबके फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। और मैंने आपको रेक्टिफिकेशन तो बता ही दिया कि किसी कारक के ऊपर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो चाप होता है, ठीक है, या ये जो आर्क है, इस आर्क की जो लेंथ होगी उस लेंथ यानी इस आर्क की लंबाई को अपने क्या बोल देते हैं? रेक्टिफिकेशन बोल देते हैं। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन से पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देती हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, आपको वही ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके फॉर्मूलाज। सबसे पहले आपको मैं डायरेक्ट इसके लेंथ फाइंड करने की फॉर्मूला लिखवा रही हूँ। आपको कुछ भी कार्टेशियन फॉर्म के अंदर जो उसकी फॉर्म होती है वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट लेंथ फाइंड करने की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका कार्टेशियन इक्वेशन। तो टॉपिक है हमारा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व। लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व मतलब किसी कर्व के आर्क की लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला, यानी कर्व के अंदर जो आर्क बन रहा है, चाप बन रहा है, उसकी लेंथ फाइंड करने के फॉर्मूलाज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा इसमें कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, कार्टेशियन को हिंदी में बोलते हैं कार्तीय समीकरण। तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर फॉर्मूला अलग पड़ता है, पोलर फॉर्म के अंदर अलग होता है। तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर जो फॉर्मूला होता है, एस अगर हमारे पास क्या हो, कोई चाप की लंबाई हो, ठीक है, जैसे मैं इसी के अंदर समझा देती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ कि जैसे ये कोई एक्स पे ये जो दूरी है मतलब किस पॉइंट के ऊपर है, यानी एक्स अक्ष के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर ये पी बिंदु स्थित है, तो ए पे। और इसी तरीके से अगर मैं क्यू की बात कर दूँ तो ये बी पे स्थित है, यानी ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। तो लिमिट ए से बी हो गई। ठीक है, और मैं मान लेती हूँ कि जो एस से पी से क्यू की जो दूरी है वो कितनी है? स्मॉल एस है। ठीक है, यानी हमें स्मॉल एस फाइंड करना है। तरीके से समझ रहे हो कि अपने को रेक्टिफिकेशन फाइंड करना है, चाप की लंबाई फाइंड करनी है। अगर मैंने उसको मान लिया कि पी से क्यू के बीच की दूरी अगर एस है तो आपको पी क्यू तो फाइंड करना है। तो आपको एस फाइंड करना है, जिसके लिए आपका एक्स अक्ष की लिमिट जो भी हमेशा इसके अंदर जब लेंथ फाइंड करोगे तो लिमिट्स आपको एक्स अक्ष की लिखनी है, यानी एक्स की लिमिट्स होनी चाहिए। तो अगर मैं पी के लिए देखूँ तो मैं मान रही हूँ कि ये वाला पॉइंट मेरा ए है और ये वाला पॉइंट मेरा बी है एक्स अक्ष के ऊपर।
मतलब P से अगर हमने एक्स एक्स पे लंब डाल दिया तो हमें बिंदु A मिलता है, Q से लंब डालते तो बिंदु B मिलता है। तो लिमिट क्या हो गई, A से B हो गई। हमें क्या फाइंड करना है, S फाइंड करना है। ठीक है, तो इसी में हम करते हैं। तो हमारे पास जो कार्टेशियन फॉर्म में इधर S फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट क्या है, A से B है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपको x के अंदर लिमिट क्या दी हुई है। यहाँ पर तो मैंने मानी है। ठीक है, A से B रूट में 1 प्लस dy अपन में dx की होल स्क्वायर, ठीक है, और होल का dx। ठीक है, इस तरीके से आपको फाइंड करना है कार्टेशियन इक्वेशन। यानी कि जब भी आपको दिख जाए कि जो भी कर्व आपको दे रखा है वो कार्टेशियन इक्वेशन में यानी कार्टेशियन फॉर्म में है, एक्स वाई के अंदर है। अगर एक्स वाई के अंदर है वो होगा तो हम उसके लिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा रूट में 1 प्लस dy पर में dx। आपको क्या करना है, dy पर में dx से तो फाइंड करना है उसके अंदर। ठीक है, फाइंड करके वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब चलते हैं इसकी सेकंड जो फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फॉर्म है इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है इसकी पैरामेट्रिक। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो भी एक तरीके से कार्टेशियन ही होती है, यानी एक्स वाई के अंदर ही चलती है। ठीक है, तो ये सेकंड है पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं प्राचलिक। हिंदी में बोलते हैं इसको प्राचलिक समीकरण। ठीक है, बाकी आप इंग्लिश में नहीं दिया, ध्यान रखो क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा बहुत अगर हिंदी में कोई गलती लिखी हुई भी आ जाती है आप इंग्लिश में करेक्ट कर लेते हो उसको। ठीक है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन, इसके लिए आपको लेंथ फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है s = लिमिट a to b, ठीक है, रूट में dx अपॉन में dt की होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन में dt की होल स्क्वायर, ठीक है, dt। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए ये होगा। ठीक है, a to b dx अपॉन में dt की होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन में dt। और यहाँ पे t क्या होता है, t क्या होता है, एक पैरामीटर होता है वेयर t इज अ पैरामीटर। ये क्या है, एक पैरामीटर है, इसको बोलते हैं प्राचल। ये परिमाप वाला पैरामीटर नहीं है, प्राचल वाला है। ठीक है, यहाँ पर t क्या है, एक पैरामीटर है। नेक्स्ट, सॉरी, इसमें जो लिमिट a to b नहीं ले रहे अपन, प्राचल के हिसाब से लेंगे ना, तो उसके लिए लिमिट लेंगे अपन t1 से t2। वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से सेलेक्ट करनी है। t1 से t2 dx पर में dt होल स्क्वायर प्लस dy पर में dt की होल स्क्वायर। t यहाँ पे कोई पैरामीटर है। नेक्स्ट, थर्ड फॉर्म है इसकी पोलर फॉर्म, यानी पोलर इक्वेशन। ठीक है, पोलर इक्वेशन मतलब इसका क्या है, ध्रुवीय इक्वेशन। आपको पता है ध्रुवीय इक्वेशन जो होती है वो r और थीटा के अंदर होती है। तो इसका जो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होगा वो भी r और थीटा के अंदर ही होगा। ठीक है, तो s = क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पर जो लिमिट लेनी है, ठीक है, लिमिट अब ऑब्वियस सी बात है r और थीटा में चल रहा है, तो मैंने आपको बताया वो कि पोलर फॉर्म के अंदर जो यहाँ पे लिमिट होती है वो थीटा की होती है। ठीक है, तो थीटा की लिमिट के लिए जैसे मैंने ये भी बनाया था, इसमें मैं मान लूँ कि ये मेरे पास थीटा बराबर 0 वाली लाइन है। यहाँ से मैंने इसको ये मिला दिया इस तरीके से, ध्रुव को O को P से और O को Q से मिला दिया। ये मेरे पास ध्रुवांतर रेखा है जिसकी लंबाई क्या है, r है। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है, मेरे पास अल्फा है। ठीक है, और ये वाला एंगल मेरे पास कितना है, बीटा है। और मैंने बोला कि पोलर फॉर्म के लिए लिमिट आपको थीटा में लेनी होती है, तो मैं इसकी लिमिट अल्फा से बीटा ले सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो आपको लिमिट जो थीटा में ही लेनी है, तो मैंने ले लिया कि यहाँ पर लिमिट इसकी क्या है, अल्फा से बीटा। और अल्फा बीटा यहाँ पर कोई ना कोई एंगल है, वो आप क्वेश्चन में आपको डिपेंड करेगा, क्वेश्चन आप कैसे किस तरीके से आप एंगल निकालते हो। ये मैंने निकालना सिखाया भी हुआ, क्वाड्रेचर के अंदर जैसे निकालते हैं उसी तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो अल्फा से बीटा r² प्लस dr अपॉन में d थीटा की होल स्क्वायर का रूट d थीटा। ठीक है, ये होता है पोलर इक्वेशन। इसकी पोलर इक्वेशन में आपको चाप की लंबाई निकालनी है, तो अल्फा से बीटा लिमिट लेनी होती है, रूट में r² प्लस dr अपॉन में d थीटा की होल स्क्वायर एंड d थीटा। ठीक है, तो ये होगी इसकी पोलर इक्वेशन। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट आपकी पोलर कार्टेशियन ही है, बाकी इन दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होता है।
ठीक है। फिर भी आपको सारे के सारे इक्वेशन का ध्यान होने चाहिए। बाई चांस आपके एक डायरेक्ट अगर आपसे इसकी पोलर इक्वेशन का डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि इसका जो रेक्टिफिकेशन क्या होगा, यानी रेक्टिफिकेशन या चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा पोलर फॉर्म के अंदर, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी ध्यान होना चाहिए, जरूरी नहीं सिर्फ क्वेश्चन में पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी इक्वेशन है पैडल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, पैडल इक्वेशन, इस पैडल इक्वेशन के बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे। इसकी जो सेकंड बुक है डिफरेंशियल, उसके अंदर बहुत डिटेल से दे रखा है पैडल इक्वेशन के बारे में, इसका प्रूफ है, काफी सारे फॉर्मूलाज हैं, क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर पदिक समीकरण, हिंदी में बोलते हैं इसको पदिक समीकरण। आपको नेम मैंने बोला है कि इंग्लिश में ही ध्यान रखने हैं, पैडल इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसके सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, तो इसके काफी सारे फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, फिर भी आपको जो इसका मेन फॉर्मूला होता है P इक्वल टू R sin फाई होता है, वो आपने उसमें पढ़ेंगे, इसमें काम का नहीं है वो वाला फॉर्मूला। फिर भी मेन देखा जाए तो P इक्वल टू R sin फाई होता है। अब यहाँ पे पैडल इक्वेशन की अगर हम चाप कलन की बात करें तो लिमिट इसकी हम क्या बोलते हैं कि अब पैडल इक्वेशन के अंदर थोड़ा ध्यान रखना, जैसे अपने पोलर फॉर्म के अंदर अपने जो इसकी जो लेते हैं लिमिट्स लेते हैं वो एंगल्स में लेते हैं अल्फा से बीटा, जबकि पैडल इक्वेशन के अंदर आपको लिमिट्स क्या लेनी है, इसकी ध्रुवांतर रेखाओं की लंबाइयां लेनी होती हैं। ये मान लो R1 है, ये मान लो क्या है R2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैडल इक्वेशन के अंदर लिमिट R1 से ये R2 लेनी पड़ती है। बस लिमिट्स का ही चक्कर है, थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना। पोलर फॉर्म के अंदर आपको जो लिमिट्स थीटा में लेनी होती है, थीटा मैंने मान ली कि अल्फा से बीटा है। ठीक है, और उसके बाद जब आपको पैडल इक्वेशन करनी है तो पैडल इक्वेशन के अंदर लिमिट होती है वो आपको ध्रुवांतर रेखाओं की लंबाइयां लेनी होती है। तो ये मैंने मान लिया कि पहली वाली पॉइंट की ध्रुवांतर रेखा की लंबाई है वो R1 और दूसरे वाले पॉइंट की ध्रुवांतर रेखा की लंबाई R2 है, तो लिमिट R1 से R2 चली जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसकी लिमिट जाएगी R1 से R2 में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R dr अपॉन में रूट में R स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्मॉल b स्क्वायर होता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे जो स्मॉल p होता है वो हमारे पास एक लंब की लंबाई होती है, ये आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आपको p की जगह पर p रखना है, जब हम डिफरेंशियल बुक करेंगे वहां पे इसका काम है। ठीक है, तो क्लियर, ये चार फॉर्मूलाज है, चारों के चारों फॉर्मूलाज आपको एज इट इज ध्यान होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ किसी भी फॉर्म का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, पैडल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, और अगर p क्वेश्चन अगर गिवन है तो p से पहचानना ना कि ये पैडल इक्वेशन का ही क्वेश्चन, तो हमें पैडल इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देना इसके। नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चन हमें वो बोल रहा है कि हमें पैराबोला दे रखा है, पैराबोला मतलब परवलय दे रखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4ay। वो बोल रहे इसके शीर्ष से नाभिलंब के एक सिरे तक के चाप की लंबाई, वो बोल रहे इसके शीर्ष से नाभिलंब, ठीक है, लेटस रेक्टम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो के शीर्ष से नाभिलंब के एक सिरे के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। नाभिलंब के एक सिरे के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मैंने भी जस्ट बोला है, क्या बोलते हैं उसको, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, हमें रेक्टिफिकेशन ही फाइंड करना है। चाप की लंबाई क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। ठीक है, पैराबोला दे रखा है, पैराबोला के एक शीर्ष से उसके नाभिलंब के एक सिरे के चाप की लंबाई ज्ञात करनी। सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लो कि पैराबोला है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर बन रहा है। पैराबोला देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो आपको ध्यान होगा कि कैसे बनता है, आप 12th में सीखते हो ये चीजें। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, वो बनेगा कैसे, इस तरीके से। इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सही नहीं बना है, जैसे जितनी लेंथ का इधर है उतना ही बनना चाहिए ये। ठीक है, तो ये हमारे पास मान लो कोई पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला है, और ये पैराबोला कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाले। यहाँ पर ये मान लो तो ये मेरे पास इसका शीर्ष है 0,0, ठीक है, ये क्या है, इसका शीर्ष है, और इसकी नाभिलंब क्या होगी, नाभिलंब होगी इसकी मान लो
ये मान ली मैंने, इसकी क्या है, ये इसकी नाभि लंब है, यही बनती है, आपको ध्यान होगा, ठीक है। ये इसकी क्या है, नाभि लंब है। अगर हमने देखना चाहे अब नाभि लंब की लंबाई क्या होती है, वो निकलती है इसके पैराबोला की इक्वेशन से। तो हम जानते हैं कि यहाँ से हम लिख देंगे नाभि लंब, इनको पॉइंट्स को नेम दे देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास ए है और ये वाला पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, नाभि लंब की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो उसके नाभि लंब के निर्देशांक है, नाभि लंब के चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शीर्ष के निर्देशांक ही तो लेने हैं। मैं पॉइंट ए के ले रही हूँ, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं नाभि लंब के निर्देशांक, ठीक है। आपको पता होगा नाभि लंब की लंबाई कैसे निकलती है, वो निकलती है इधर से, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a होता है ना, ठीक है। तो 2a ऐसे देखा जाए तो फॉर्मूला ही नाभि लंब का क्या था, नाभि लंब की लंबाई का फॉर्मूला 2a ही होता है, ठीक है। तो नाभि लंब के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, यहाँ से वो हो जाएगा हमारे पास 2a, a, ठीक है। इधर का प्लस साइड प्लस 2 है और इधर का माइनस 2 है, तो प्लस माइनस 2 लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मेरे को सिर्फ एक सिरे की बात करनी है, ठीक है। इधर का प्लस 2 होगा, इधर माइनस 2 होगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो हमें मेरे को एक सिरे की इसकी बात करनी है, तो मैं इधर मान रही कि इधर प्लस का 2 है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, प्लस का 2a, ठीक है, और कोमा a। अगर मैं इधर बात करूं तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा। तो इधर का मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो, उसने बोला है कि शीर्ष से, अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला शीर्ष है, तो शीर्ष के निर्देशांक क्या है, 0,0 है। तो उसने बोला है कि इसके शीर्ष से नाभि लंब के एक सिरे के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से शीर्ष से ये नाभि लंब का कोई एक सिरा ले लो, मैंने ले लिया ए पॉइंट, तो उसने बोला है कि शीर्ष से नाभि लंब के किसी एक सिरे के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखा जाए तो ये भी एक चाप की तरह तो काम कर रहा है, ये आर्क की तो बन रहा है, तो मेरे को क्या करना है, इस आर्क की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी मैं मान लूँ ये एस है, ठीक है। तो मुझे एस फाइंड करना है, और आपको जो दिख रही है इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, वो इक्वेशन किसकी है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर है। तो अपने फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, कार्टेशियन फॉर्म वाला लगाएंगे। तो हम पता है कि कार्टेशियन फॉर्म के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं लिख दूं कि कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू, कार्टेशियन इक्वेशन के अंदर आपको लिमिट x की लेनी होती है, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। x की लिमिट मैंने मानी थी a टू b रूट में 1 प्लस dy अपॉन में dx की होल स्क्वायर dx, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें चाहिए क्या, dy अपॉन में dx चाहिए, तो मैं जो हमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहाँ से मैं dy अपॉन में dx निकाल सकती हूँ। तो आपको पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दे रखी है, यहाँ से y निकालो तो x स्क्वायर अपॉन में 4a आएगा, ठीक है। इसका dy अपॉन में dx कर दो, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में 4a, कैंसिल कर दोगे तो x अपॉन में 2a आ जाएगा, तो dy अपॉन में dx की वैल्यू होगी x अपॉन में 2a। अब बात आती है x की लिमिट, मैंने बोला ना कि ये जो a से b होता है आपको x की लिमिट होती है, फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ना, मैं अभी जस्ट बता के गई हूँ, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर जो लिमिट होती है हमेशा x में होती है, ठीक है। मैंने डायग्राम के थ्रू भी बताया था आपको कि p जो यहाँ पे नीचे x अक्ष को किस पॉइंट पे काटता है वो इसकी लिमिट होती है। अब x की लिमिट चाहिए तो आपको ये वाला बिंदु o वाला जो बिंदु इसको o मान लो, ठीक है। o से a में x की लिमिट क्या है, o में x की लिमिट 0 है और a में x की लिमिट 2a है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 2a हो जाएगी। तो वही काम करना है हमें, तो लिमिट ले लेंगे हम 0 से 2a, ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से चाप की लंबाई यानी जो s है वो कितना आ जाएगा, लिमिट 0 से 2a, ठीक है, रूट में 1 प्लस dy अपॉन में dx यानी x अपॉन में 2a का होल स्क्वायर साथ में dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो नीचे से जो अभी देखो इसको स्क्वायर ओपन करेंगे 4a स्क्वायर बनेगा, तो रूट में 4a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर dx, जो अपॉन में 4a स्क्वायर है उसको अपने ले लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2a, ठीक है।
ये होगा 4a² प्लस x² dx। अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत इजी है इसका। x की रूट में a² प्लस x² वाला फॉर्मूला बन रहा है, समझ रहे हो? रूट में a² प्लस x² वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो ये फॉर्मूला हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आएगा x रूट में x² प्लस 4a², ठीक है, बाय 2। फिर उसके बाद आ जाएगा हाइपरबोलिक की इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है 2a² साइन हाइपरबोलिक की इनवर्स x अपॉन में 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है और लिमिट 0 से 2a। अब इसके अंदर हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। तो 1 अपॉन में 2a, यहाँ पे 2a पुट करेंगे x की जगह पर, इधर रूट में 2a की स्क्वायर मतलब 4a² और ये कितना हो जाएगा 8a², सॉरी, बाय 2 प्लस 2a की स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की जगह पर 2a अपॉन में 2a पड़ा हुआ है। बाकी अगर 0 से पुट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आना है, 0 वाली रहने दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन में 2a पड़ा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल कर दो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 8 का जो वो होता है रूट होता है वो कितना होता है 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2, a की स्क्वायर बाहर आएगा a और इससे मल्टीप्लाई होकर वो a की स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a की स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों में से कॉमन क्या है, 2a की स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, अपॉन में 2a पड़ा हुआ है, यहाँ पे बनेगा √2 प्लस साइन हाइपरबोलिक की इनवर्स 1। ठीक है, ये कैंसिल कर देंगे तो ऊपर a बचेगा √2 प्लस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1। आपको पता है कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे जो साइन हाइपरबोलिक जो इनवर्स है x है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है log x प्लस रूट में 1 प्लस x की स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर अपने इसको इस फॉर्मूला से कन्वर्ट कर दें, कंपेयर कर दें, तो ये मिल जाएगा √2 प्लस log 1 प्लस रूट में 1 प्लस 1 की स्क्वायर मतलब 1, तो ये कितना हो जाएगा a √2 प्लस log 1 प्लस √2। ठीक है, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है, बहुत इजी है। अगर आप पहले इसकी फॉर्म पहचाने की, कार्टेशियन फॉर्म है क्या, फॉर्म पहचानने के बाद इसकी लिमिट निकालने के बाद फॉर्मूला तो लगा ही देना है। फॉर्मूला सेम लगाया मैंने, कोई चेंज नहीं करा इसमें। ठीक है, तो ये होता है कार्टेशियन फॉर्म का एक फॉर्मूला मैं करवा चुकी हूँ। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा गया काफी बार। ठीक है, क्वेश्चन है कैटेगरी दे रखी है आपको एक, ठीक है, कैटेगरी दे रखी है y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन में c। ठीक है, के शीर्ष 0, c से, इसका हमें शीर्ष दे रखा है, इसका शीर्ष हमेशा फिक्स होता है, ध्यान रखना 0, c ही होता है। 0, c से किसी बिंदु x y तक चाप की लंबाई से किसी बिंदु x, y तक चाप की लंबाई स्मॉल एस हो तो प्रूव करना है। तो प्रूव दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, s स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है वैसे देखा जाए तो। अगर आगे आप क्लासेस में जाओगे सेकंड ईयर में सब में, तो वहां पर आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ोगे s स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। वहाँ पे कैटेनरी के लिए पूरा चैप्टर दिया हुआ आपका, ठीक है, कैटेनरी के अंदर, तो वहां पर आप पूरा चैप्टर कैटेनरी के बारे में डिस्कस करोगे, सब होगा। बट यहाँ पर अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है कैटेनरी का फॉर्मूला होता है, ये प्रूव करना है ये। ठीक है, दोनों कैटेनरी के फॉर्मूलाज ही हैं वैसे। अब नेक्स्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, x और y के अंदर है, इसका मतलब कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर चाप की लंबाई का फॉर्मूला a टू b रूट में 1 प्लस dy अपॉन में dx की होल स्क्वायर एंड dx। हमें dy अपॉन में dx चाहिए,
और उसके लिए y हमें कितना दे रखा है, c cos हाइपरबोलिक x अपॉन में c दे रखा है। यहाँ से मैं अगर dy अपॉन में dx निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, c sin हाइपरबोलिक x अपॉन में c, और x अपॉन में c का करूंगी तो 1 अपॉन में c, c से c कैंसिल, तो dy अपॉन में dx कितना मिल जाएगा, sin हाइपरबोलिक x अपॉन में c। अब मैं इसके अंदर लिमिट निकालना चाहती हूँ, ठीक है। तो लिमिट देखो इसके अंदर क्या हो जाएगी, उसने बोले शीर्ष 0, c था ना, देखो क्वेश्चन के अंदर देखो शीर्ष था 0, c और बिंदु था x, y से बिंदु x, y तक चाप की लंबाई। अब मैंने बोला दोनों में से आपको क्या करनी होती है, x की लिमिट उठानी होती है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की लिमिट इधर तो 0 है और उधर क्या है, x है, ठीक है। रूट में 1 प्लस dy अपॉन में dx साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c की होल स्क्वायर एंड dx, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 प्लस साइन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट में 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन में c dx, और आपको पता होगा कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन में c माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन में c इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। माइनस वाला पोर्शन उधर जाएगा तो इसकी जगह पर मैं लिख सकती हूँ कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन में c dx, ठीक है। और इसको रूट से बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से x कोस हाइपरबोलिक x अपॉन में c dx। अब हम क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कोस x का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c, और 1 अपॉन में c का क्या हो जाएगा, c। लिमिट 0 से x, लिमिट पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c की जगह पर x अपॉन में c ही आएगा, ठीक है। और ये c हाइपर इसकी जगह पर अगर पुट कर देंगे तो c साइन हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 ही मिलती है हमें, तो ये कितना आ जाएगा, c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर और सॉल्व करना चाहें, हमें प्रूव करना है ना कि x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो ये हमारा s चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, s की स्क्वायर निकालना। देखो क्वेश्चन के अंदर प्रूव क्या करना था, s स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्रूव करना है, तो हमें s की स्क्वायर करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर देते हैं, s की स्क्वायर यानी दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन में c। तो s स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, आपको पता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन में c क्या होता है, वो होता है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन में c प्लस 1। अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा है मैंने, देखो, ठीक है। सॉरी, प्लस 1 नहीं होता, माइनस का 1 होता है, -1, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, c स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा c स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन में c माइनस c स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा y इज इक्वल टू c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन में c, तो इसकी दोनों की स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी जगह पर मैं लिख सकती हूँ y की स्क्वायर, और ये माइनस का c स्क्वायर पड़ा ही हुआ है, और आपको ये प्रूव करना था। एज प्रूव बहुत अच्छा क्वेश्चन है और करना कुछ भी नहीं है, इसके अंदर लिमिट्स बहुत इजीली दी हुई है। पहले जो क्वेश्चन करके गए क्वाड्रेचर, उसमें तो आपको लिमिट निकालनी पड़ती थी ड्रॉ वगैरह करके, इसमें तो आपको लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट पड़ा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो एक तो ये हो गया क्वेश्चन, ये भी कार्टेशियन फॉर्म के अंदर ही था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक लास्ट क्वेश्चन है और बचा हुआ, इसके अंदर मैं करवा देती हूँ आपको, बाकी कोई खास इतने नहीं है, ठीक है। आपको कार्डियो दे रखा है, कार्डियो दे रखा है r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा, ठीक है। कार्डियोइड का परिमाप ज्ञात करना है, कार्डियोइड का परिमाप ज्ञात करना है, फिर हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ
कार्डियोइड का ऊपरी अर्धभाग चाप, कार्डियोइड का जो ऊपरी अर्धभाग है वो चाप थीटा बराबर पाई बाय 3, थीटा बराबर पाई बाय 3 से समद्विभाजित होता है, समद्विभाजित होता है। हम सबसे पहले अपने इसके अंदर क्या करते थे, कार्डियोइड को ड्रॉ करते हैं। इसके सॉल्यूशन के अंदर हम क्या कर देते हैं, कार्डियोइड को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कार्डियोइड को ड्रॉ करते हैं और आपको पता है कार्डियोइड में बहुत बार ड्रॉ करवा चुकी हूँ आपको। इस तरीके से होता है ये, थोड़ा सा घूमकर। ये कार्डियोइड है। उसने बोले कि जो कार्डियोइड है ये क्या होता है, पाई बाय 3 यानी थीटा बराबर पाई बाय 3 से समद्विभाजित। अब थीटा बराबर पाई बाय 3 मतलब 60। ठीक है, 60 आपको पता है कि इधर कहीं पे होता है। यहाँ पे थीटा बराबर 0 होता है, यहाँ पे थीटा बराबर ये पाई बाय 3 होगा। इस लाइन पे मैंने मान लिया कि ये क्या आपके पास थीटा बराबर पाई बाय 3 है, ये पाई बाय 3 है। ठीक है, तो उसने बोले कि ये जो थीटा बराबर पाई बाय 3 वाला ये वाला लाइन है ना, वो कार्डियोइड को समान दो भागों में बांटता है। ऊपरी अर्धभाग को समझो, यानी नीचे वाले को भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाले भाग को देखते हैं। ठीक है, सिर्फ इतने भाग को। उसने बोले कि सिर्फ इतने से जो भाग को है ना, इसको ये ऊपरी अर्धभाग को यानी इतने से पार्ट को ये क्या करता है, समद्विभाजित करता है। कौन, पाई बाय 3। ठीक है, ये जो पाई बाय 3 है इस ऊपर वाले आधे पार्ट को समद्विभाजित करता है। ये हमें प्रूव करना है। कार्डियोइड की इक्वेशन हमें दे रखी है r=a1 + cos थीटा। अब करते हैं, अब आपको पता है कि r और थीटा के अंदर, इसका मतलब इसकी पोलर फॉर्म के अंदर है। तो आपको पता है कि पोलर फॉर्म के अंदर चाप की लंबाई फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, पोलर फॉर्म के अंदर चाप की लंबाई फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अल्फा से बीटा, यानी एंगल लेना होता है। ठीक है, रूट में r + dr/d थीटा की होल स्क्वायर और d थीटा ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे हमें एंगल लिए जाते हैं अल्फा से बीटा। तो हमें ये देखना है कि जो ऊपरी अर्धभाग है वो कहाँ से कहाँ पे खत्म हो रहा है। ये पता मेरे को थीटा बराबर 0 होता है और ये मेरे को पता थीटा बराबर पाई होता है। तो कार्डियोइड हमारा यहाँ से बनता कहाँ पहुंचा है, इस बिंदु पे दोबारा पहुंच गया। और ये वाली लाइन कहाँ पे, थीटा बराबर पाई पे पड़ी हुई है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगी। हमें सिर्फ ऊपर वाले अर्धभाग की बात करनी है। ठीक है, तो देखो लिमिट 0 से पाई। ठीक है, रूट में यहाँ पे r² होता है, r²। अब r हमें कितना देखा, r बराबर a1 + cos थीटा दे रखा है। तो कितना हो जाएगा, r² यानी a² 1 + cos थीटा की स्क्वायर प्लस dr/d थीटा। ठीक है, आपको पता है कि r बराबर a1 + cos थीटा आपको दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप dr/d थीटा निकालना चाहो तो माइनस का a sin थीटा आएगा। तो ये जाएगा माइनस का a sin थीटा की स्क्वायर और ये बाहर पड़ा हुआ है d थीटा। ठीक है, जीरो से पाई रूट में a²। ठीक है, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं 1 + cos थीटा + 2 cos थीटा प्लस a² sin थीटा d थीटा, दोनों में से a² बाहर ले लूं तो a कॉमन हो जाएगा। 0 से पाई रूट में यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा 1 + 1 2, तो 2 + 2 cos थीटा d थीटा। ठीक है, a 0 से पाई लिमिट। ठीक है, रूट में 2 कॉमन ले लूंगी तो अंदर बनेगा मेरे पास 1 + cos थीटा d थीटा। अब आपको पता है कि जो cos थीटा होता है, cos थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 cos थीटा / 2 - 1। ठीक है, अब मेरे को cos थीटा + 1 चाहिए तो इसकी जगह पर मैं लिख सकती हूँ 2 cos थीटा / 2। तो a 0 से पाई रूट में 2 cos थीटा / 2 d थीटा। ठीक है, और ये तो हो जाएगा 4 बन जाएगा, 4 को बाहर ले आऊंगी 2 हो जाएगा, तो बाहर लेके हो जाएगा 2a 0 से पाई cos थीटा / 2 एंड d थीटा। अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा / 2 और जो 1/2 है 1/2 हो जाएगा हमारे पास बाहर।
ठीक है, और लिमिट 0 से पाई जा रही है। इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4a बाहर साइन थीटा बाई 2 यानी साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, ठीक है। तो ये साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये आपके पास क्या है, कार्डियोइड की ऊपरी वर्ग भाग का क्षेत्रफल है और इसको दो भागों में समान दो भागों में बांटता है, ठीक है। वो बांटने के लिए हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लिख देंगे हमने मान लिया ये पॉइंट हमारा ए है, सॉरी ओ है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास बी है। मेरे को बताना है कि ये वाला जो चाप है ना, इतना सा चाप है, इस चाप के लिए मेरे को लिमिट लेनी है। तो यहाँ पर तो थीटा बराबर 0 और यहाँ पर थीटा बराबर पाई बाय 3 है, तो मैं उसी के अंदर अगर लिमिट चेंज कर दूं फिर चेक करूं क्या ये कार्डियोइड समान दो भागों में बढ़ता है या नहीं। तो पहले टोटल का हम देखते हैं कि टोटल कार्डियोइड का हमने कितना निकाला है, 4a निकाला है, समझ लो। टोटल कार्डियोइड का कितना निकाला हमने, 4a निकाला है। अगर पाई बाय 3 इसको समान दो भागों में बांट रहा होगा ना, तो लिमिट चेंज करने पर इसकी वैल्यू 2a आ रही होगी। तो हम क्या कर देंगे, इसका सेकंड पार्ट है प्रूफ जो करना है हमें। तो यहाँ पे हम ए बी कितना करने के लिए हम लिमिट चेंज करते हैं 0 से पाई बाय 3, ठीक है। और ये सारी सेम चलेगी इधर, 4a बाहर आएगा साइन 2a cos थीटा बाय 2 एंड d थीटा, ठीक है। और यहाँ से अब इसका कर देते हैं हम इंटीग्रेशन, यानी 2 साइन थीटा बाय 2 लिमिट 0 से पाई बाय 3। तो ये हो जाएगा 4a एंड साइन पाई बाय 3 यानी पाई बाय 6 माइनस साइन 0 ही आएगा, ये तो 0 रहेगा। अब साइन पाई बाय 6 की वैल्यू देख लो कितनी होती है, ये होती है 1/2। तो 4a डॉट 1/2 करते तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a आता है। अब देखो पहले आपके पास जो लिमिट आ रही थी वो सॉरी कार्डियोइड का पूरा एरिया जो आ रहा था ऊपर वाले भाग का वो 4a आ रहा था। अभी हमने क्या कर दिया, लिमिट चेंज कर दी, पाई बाय 3 कर दी। अब उसकी हाफ लिमिट लेने के बाद क्या उसका एरिया भी हाफ होता है, तो बिल्कुल होता है। उसकी लिमिट हाफ लेने के बाद उसका एरिया भी हाफ हो गया पहले से। इसका मतलब क्या है कि जो पाई बाय 3 जो है वो पाई बाय 3 यानी जो चाप पाई बाय 3 है वो पूरे ऊपरी वाले अर्धभाग को समान दो भागों में विभाजित करता है। तो ये बेस के क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। अगर फॉर्मूला ध्यान है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर पाते हो। शायद एक दो क्वेश्चन के पैटर्न इक्वेशन के भी दे रखे होंगे, वो आप ध्यान से देखना, बुक में मिल जाएंगे। अभी जो के लिए रेक्टिफिकेशन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके साथ भी इंटीग्रल एक चैप्टर हो गया, वॉल्यूम वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम इसकी सेकंड बुक में डिफरेंशियल में चलते हैं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। वो बुक अगर आपको आ गई तो फिर आप ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, डिफरेंशियल वाली बुक शुरू करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। और उसके अंदर इसी से रिलेटेड एक दो यूनिट्स है वो कंप्लीट करके हमारा फर्स्ट ईयर के अंदर जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।